फिर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में दो 10 तारीख का एग्जाम था, उसको देने के बाद आखिर मैंने क्या सीखा ताकि मैं 16 और 17 के एग्जाम को बेहतर कर सकता हूं। मैं आखिर किसी दूसरे के शिफ्ट को देखने के बाद मैं कैसे सीख सकता हूं और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। देखो, दो ही टॉपिक है, इतना याद रखो कि रीजनिंग बहुत अच्छा डुएबल क्वेश्चंस है। क्वांट बिट कैलकुलेटिव किसी शिफ्ट में देखने को मिला, लेकिन इतना भी नहीं था, क्योंकि कैंडिडेट 75-80 का अटेम्प्ट लेकर आ रहे हैं। इट मींस कि डुएबल है क्वेश्चन। और जब डुएबल क्वेश्चन होता है तो आपको भी कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज करना पड़ता है अपने अटेम्प्ट को। और ये कैसे संभव है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीजनिंग पे। याद रखना, जब आप सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट ले रहे हो तो उसमें कभी भी टॉपिक जो उठाओ, इनिशिएट जो करो, वो हार्ड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि लय अगर एक बार बन जाता है एग्जाम में तो वो चीज बहुत अच्छा और बहुत शानदार होता है। मतलब जितने भी पहले मिसलेनियस टॉपिक है या जो बहुत इजी आपको लगता है, उसको सबसे पहला अटेम्प्ट दो। उसके बाद आना है आपको पजल में। और एक बात याद रखो कि जब पजल बनाते हो ना, तो दो चार ऐसा अपना, मान लो कि किसी पजल को बनाने में हमें दो फिगर ड्रॉ करना है, तो खास करके दोनों फिगर एक साथ ऐसे बना लो, और जो भी आपको अटेम्प्ट लेना है वो साथ ही साथ लेते हुए चलो कि अगर ये वाला ऑल्टरनेट नहीं चल रहा है तो ये वाला ऑल्टरनेट चलेगा। इससे होता क्या है ना, कि बहुत जल्दी आपके माइंड में वो क्लियर हो जाता है कि आखिर कौन सा पजल कौन सा सही सीक्वेंस में जाएगा। और एक बात बहुत क्लियर है कि जब आप मिसलेनियस या बहुत इजी टॉपिक लेके चलते हो तो आपके माइंड में ये होता है कि चलो यार, मैंने तो यहां पर से 20 नंबर स्कोर कर लिया है, तो अब हमारे पास जो रेस्ट नंबर है उसको स्कोर करने में कितना टाइम और चाहिए। और इसी वे में हमारा बहुत तेजी से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब अगर देखो, रीजनिंग में हमने पूरा अटेम्प्ट ले लिया, तो फिर हमारे पास क्या बात आता है क्वांट का। और क्वांट में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहता है, लेकिन जब कैंडिडेट जो टोटल अटेम्प्ट है उसको ले रहे हैं, इट मींस कि आपके लिए भी वो बहुत आसान है। भले आपका अप्रोच गलत हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सारा का सारा डुएबल है। क्वांट में जब आप जाओ ना, तो पहले वो कोशिश करो कि जितने भी रॉन्ग नंबर सीरीज हो गए या नंबर सीरीज हो गए या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया या सिंप्लीफिकेशंस हो गया, ऐसे टॉपिक को पहले उठाओ और जितना तेजी से बना सकते हो उतना तेजी से बनाओ। राइट, कभी भी पहले डीआई में मत चले जाओ, या कभी भी ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम में मत जाओ, अरिथमेटिक पोर्शंस में डायरेक्टली मत जाओ। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आपका ये सारा खत्म होता है ना, तो फिर आप डायरेक्टली डीआई में चले जाओ। डायरेक्टली सबसे पहले आप उठा के ले लो कि बोट एंड स्ट्रीम का कौन सा क्वेश्चन है। फिर आप ये देख लो कि वर्क मैन पे क्या है। ठीक है, एसआई सीआई पे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस है, रेशियो से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस है, ये वर्ड में चले जाओ। इससे होगा क्या ना, कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट होते हैं और बहुत इजीली आप इसे बना भी सकते हो। और धीरे धीरे जब आप अपने मिसलेनियस टॉपिक को देखने के बाद जब आप अरिथमेटिक क्वेश्चन में जाते हो, तो वहां भी आप 5-7 नंबर इजीली बना सकते हो। लेकिन देखो, एक बात याद रखना कि क्वांट बहुतों के लिए बहुत आसान नहीं होता और कुछ के लिए बहुत आसान होता है। कुछ तो पूरा का पूरा अटेम्प्ट लेकर आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो कि पूरा नहीं बना पाते हैं। तो उनके लिए जो क्वेश्चंस उनको टफ लगता है उसको कभी अटेम्प्ट स्टार्टिंग में मत लेना, क्योंकि टाइम आपके पास जरूर बचेगा, क्योंकि इतना पेपर भी बहुत टफ नहीं है, डुएबल है, मतलब आपके पास भी टाइम बचना चाहिए। जितना तेज बना सकते हो उतना तेज बनाओ, जितना इजी क्वेश्चंस पहले ले सकते हो उतना इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट लो, और देखो कि आपका कहीं ना कहीं स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका बढ़ रहा है। अब देखो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर आप बढ़ाते हो, और ये चीज भी क्लियर रखो कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है, प्लस अगर आपने एक गलती भी कर दिया। अक्सर देखो एग्जाम में क्या होता है, जैसे ही हम लोग कोई एक एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस में आप ऑब्जेक्टिव में जब जाओगे ना, तो एक का आंसर अगर 0.4 है तो दूसरे का आंसर होगा 0.04, तीसरे का आंसर होगा 0.40। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस के आंसर को देखने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, और कोई गलत एक आंसर पिक हो जाता है, बकायदे हमें ये मालूम है कि सही आंसर उसका क्या होगा। तो उस केस में हम लोग अपने आंसर को, अपना जो मार्क्स है उसको वेस्ट कर देते हैं। तो जल्दबाजी भी करना नहीं है,
देखो, एक अगर आंसर गलत होता है ना, तो उससे कहीं न कहीं आपका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है और आप बहुत पीछे आ सकते हो। इसीलिए कोशिश ये करो कि जो आपने टाइम दिया, उस टाइम का फ़ायदा भी आपको मिले, उस टाइम का सही और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया है, उसका सही आंसर भी आप वहाँ पर लगा के आओ, जो आपने सॉल्यूशन निकाला है। एंड दिस इज़ द ओनली वे माय डियर फ्रेंड्स टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन द आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। और यही चीज़ हमने 10th के एग्ज़ाम में भी देखा और यही बस हो भी सकता था। यही बस होगा जब 16 और 17 के आप अटेम्प्ट को लोगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यही करना है। बाकी आप लोगों का कौन-सा शिफ्ट है, किस दिन है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी हम लोग देखते हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में पूरा एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए, क्या आखिर हमारा कट ऑफ जाना चाहिए, कितना टोटल सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए।